अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, अच्छे होंगे, वधिया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आबद मिर्ज़ा, आप मेरा चैनल देख रहे हैं इन्फो टीवी। तमाम नए आने वाले दोस्तों को गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन लाजमी रखें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके एक हिस्से को दुनिया ने मुल्क तस्लीम ही नहीं किया। ऐसा कंट्री जो आता तो यूरोप में है लेकिन जहां जाना आसान है और यूरोप से सस्ता भी है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं साइप्रस की, जिसे उर्दू में कब्रस भी बोलते हैं। इस कंट्री में एक ही इलाके को भूतों का शहर भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? इस कंट्री के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? इस मुल्क की तारीख क्या है? किस वीज़ा पर काम करने के लिए जा सकते हैं और स्टडी पर कितना खर्च आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं साइप्रस के एक शानदार सफ़र पर। साइप्रस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है और दूसरे हिस्से का ऑफिशियल नाम तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है। ये मेडिटेरेनियन सी का सबसे पॉपुलर आयरलैंड है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये कंट्री तो पूरा आयरलैंड है लेकिन यहाँ के लोग मछली खाना पसंद नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर मछलियाँ एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। साइप्रस कंट्री छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत कदीम है। इस कंट्री में बहुत से ऐसे पानी के कुएँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया सबसे पुराने कुएं हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, आपको साइप्रस में जाने का जब भी मौका मिले तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ के लोग चेंज वापस नहीं करते। जी हाँ, अगर आप टैक्सी पर जाते हैं और 240 रुपये बिल आया और आपने 250 रुपये दिए तो वो आपको 10 रुपये वापस नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिल के ऊपर के जो भी पेमेंट कस्टमर देता है उसे टिप समझकर रख लिया जाता है। साइप्रस के लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान तुर्किश और यूनानी है। दोस्तों, यूरोपियन साइप्रस इन मुल्कों में आता है जिनका नक्शा इसके झंडे पर बना हुआ है। झंडे पर सफ़ेद और तांबे के कलर का नक्शा बनाया गया है क्योंकि इस कंट्री में तांबे के ज़ाहिर वाफर मकदार में मौजूद है जो साइप्रस तुर्की के ज़रिए इंतज़ाम है। कंट्री का कुल रकबा 9250 मुरबा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 168वें नंबर पर आता है। साइप्रस को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। साइप्रस की GDP $32 बिलियन है। साइप्रस के लोगों की सालाना आमदनी $30,000 है जो पाकिस्तानी 84 लाख के बराबर है और यहाँ के लोगों की कम से कम सैलरी $1000 है जो पाकिस्तानी 2,80,000 रुपये के बराबर है। साइप्रस के लोग फ्रेंडली नेचर के हैं और इसके अलावा ये फैशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि यहाँ ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर और सैलून आपको हर जगह नजर आएंगे। साइप्रस की तारीख अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये जजीरा पिछले 60 सालों से यूनान और तुर्की के दरमियान तनाज़े की वजह से तुर्की इस जजीरे को हासिल करने के लिए 1974 में एक जंग भी कर चुका है। ये इलाका दोनों के लिए इतना अहम क्यों है? इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है। साइप्रस की तारीख अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये जजीरा पिछले 60 सालों से यूनान और तुर्की के दरमियान तनाज़े की वजह से तुर्की इस जजीरे को हासिल करने के लिए 1974 में एक जंग भी कर चुका है। ये इलाका दोनों के लिए इतना अहम क्यों है? इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तेल निकालने वाले ममालिक लुबनान, शाम और मिस्र जैसे इलाकों पर हमला करना हो तो साइप्रस की एयरबेस इस्तेमाल करके आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा साइप्रस से स्विस कनाल का भी बंद किया जा सकता है जो दुनिया का बहुत बड़ा तजारती रास्ता है। शमाली साइप्रस को दुनिया का कोई कंट्री मुल्क नहीं मानता, इसी वजह से आपको नक्शे पर भी इसका नाम नजर नहीं आएगा। इसके अलावा बरतानिया ने आज भी साइप्रस को दोनों हिस्सों में अपनी एयरबेस बनाई है और इन एयरबेस को बरतानिया की ज़मीन का दर्जा दिया गया है। 1571 में सल्तनत उस्मानिया ने साइप्रस को अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे पहले यहाँ यूनानी आबाद थे। इस वक्त यूनान भी सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में यूनानी साइप्रस और यूनान में आबाद थे। 1820 में यूनान ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की और यूनान ने सल्तनत उस्मानिया से
آزادی حاصل کر لی۔ سائپرس کے یونانیوں نے بھی یونان کا دیکھتے ہوئے بغاوت شروع کی، لیکن سلطنت عثمانیہ نے سائپرس کی بغاوت کو کچل دیا، لیکن سائپرس میں اندرونی خانہ جنگی جاری رہی اور سائپرس کی یونان سے ملنے کی تحریک جاری رہی۔ سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کو سائپرس سے شرط پر دیا کہ وہ رشیا کے خلاف جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیں گے۔ برطانیہ اس جنگ کی اہمیت کو اچھی سے جانتا تھا، اس لیے رضامند ہو گیا اور سائپرس میں آ کر بیٹھ گیا اور پوری طرح برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ جب ایشیا سے نکلا تو سائپرس نے بھی آزادی کا مطالبہ کیا، لیکن برطانیہ نے اس علاقے سے نہیں نکلنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے برطانیہ کے 2 ایئر بیس سائپرس میں موجود ہیں، کیونکہ وہ اس علاقے کی اہمیت کو جانتا ہے۔ برطانیہ کے نکلنے کے بعد ترکی اور یونانی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو UNO نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان کے بارڈر کو UNO بفر زون کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آج ٹورسٹ بھی اس کنٹری میں بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ یہ کنٹری قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے۔ خوبصورتی کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 12 لاکھ کے قریب صرف آبادی ہے، لیکن ٹورسٹ 40 لاکھ کے قریب آتے ہیں۔ یہاں کے خوبصورت بیچ کا نظارہ دیکھنے کے لائق ہے۔ یونان سے ٹورسٹ بھی بہت زیادہ اس کنٹری میں آتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ گریک کی دیوی ایفروڈائٹ بھی سائپرس میں پیدا ہوئی تھی اور گریک کے لوگ اس پیار کی دیوی بھی مانگتے ہیں۔ کہ سائپرس میں ترکش لیرہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یورپین سائپرس میں یورو کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ترکش لیرہ پاکستانی 8 روپے کے برابر اور ایک یورو پاکستانی تقریباً 300 روپے کے برابر ہے۔ سائپرس کے خوبصورت بیچ میں سب سے خوبصورت بیچ آیا ناپا بیچ ہے، جہاں جا کر آپ قدرت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیچ دیکھنے کے بعد آپ کافی عرصے تک بھول نہیں سکیں گے۔ اگر آپ سائپرس جائیں تو لیمرسول کا بھی ضرور وزٹ کریں۔ سمندر کے اندر بنے ہوئے گھر اور گلیاں ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہیں۔ پاکستانی بھی اس کنٹری ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن زیادہ تر پاکستانی شمالی حصے میں رہتے ہیں جو ترکی کے پاس ہیں۔ یہاں بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے لیے سائپرس بھی جاتے ہیں۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری ایک خوبصورت ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔